everyone, welcome to a brand new episode of the series called Mr. Footy Curious। जी हाँ, मैं हूँ मिस्टर बीइंग क्यूरियस और ये सीरीज का नाम है मिस्टर फुटी क्यूरियस क्योंकि इसमें हम बात करेंगे फुटबॉल की स्टोरीज की, इवेंट्स की, जितने भी चर्चे हुए, जितनी बातें हुई हैं लास्ट वीक में फुटबॉल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस बाई वीकली शो को, नए शो को, जिसका नाम है मिस्टर फुटी क्यूरियस। एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ डेडलाइन डे के इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स की और अपने टॉप 5 ट्रांसफर्स जो हमें लगते हैं इस विंडो में हुए हैं और जो अपनी टीम को हेल्प कर पाएंगे, हम उन सब की बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, हमारी पहली सीरीज, हमारे पहले एपिसोड को, कुछ डेडलाइन ट्रांसफर्स की और उनका क्या क्या टीम को फायदा होगा आने वाले टाइम में। तो चलो सबसे पहले ट्रांसफर स्पेशल की बात करते हैं। उस ट्रांसफर से जिसे चेल्सी को बहुत जरूरत थी, वो है वेस्ली फोफाना का। तो वेस्ली फोफाना जो कि एक सेंट्रल डिफेंडर है, यंग है, फ्रेंच है और लेस्टर से चेल्सी में ट्रांसफर हुए हैं। वो आए अभी रिसेंटली एंड उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई थी बिकॉज चेल्सी को जूल्स कुंडे नहीं मिले थे। तो गाइस, वेस्ली फोफाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफर हो सकते हैं चेल्सी के लिए बिकॉज वो एक फॉरवर्ड पुशिंग डिफेंडर है। वो उनका जो फॉरवर्ड प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। वो बॉल, उनकी जो बॉल प्लेइंग टेक्निक है वो भी काफ़ी अच्छी है। यंग है, वो फास्ट हैं और चेल्सी को ऐसे ही सेंट्रल डिफेंडर की ज़रूरत थी। पहले वो जूल्स कुंडे को काफ़ी टाइम से ट्रांसफर मार्केट में देख रहे थे, लेकिन रिसेंटली क्योंकि जूल्स कुंडे का आपको पता ही है साला का क्या हुआ था, इवेंचुअली वो बार्सिलोना में चले गए थे। इसीलिए वेस्ली फोफाना के ऊपर सारी फोकस आ गई और चेल्सी ने उसे टारगेट किया और फाइनली लास्ट डे में उसे साइन कर लिया। वेस्ली फोफाना क्योंकि खुद भी एक बहुत बड़े चेल्सी के फैन है, वो बचपन से ही चेल्सी में आना चाहते थे, तो इसीलिए ये ट्रांसफर चेल्सी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो चेल्सी को मजबूर कर सकते हैं अब बैक फोर खेलने के लिए जो वो अभी तक नहीं खेल पा रहे थे, सो दैट दे कैन ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्राइकर और एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर इन देयर मिडफील्ड और स्ट्राइक फोर्स। तो वेस्ली फोफाना हमारे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स हैं चेल्सी के लिए और हमें पता है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे चेल्सी के लिए। तो ये थे वेस्ली फोफाना। और वेस्ली फोफाना से थोड़ा शिफ्ट करके हम चलते हैं, एक और ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था डेडलाइन डे में, वो था एंटनी का। जी हाँ, एंटनी जो कि एक ब्राजीलियन फॉरवर्ड है, आयाक्स के लिए खेलते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़रूरत थी एक अच्छे फास्ट एक विंगर की, जो कि ड्रिबलिंग में काफ़ी अच्छे हैं और फास्ट हैं, रन्स अच्छी करते हैं और हमारे उनके अटैकिंग प्ले को अच्छा बढ़ाएंगे। तो उन्होंने एंटनी को फाइनली टारगेट करना शुरू किया और इवेंचुअली डेडलाइन डे पे उन्होंने एंटनी को खरीद लिया। तो एंटनी एक बहुत ही अग्रेसिव प्ले मेकर टाइप के विंगर हैं जो राइट विंग में भी खेलते हैं मोस्टली, लेकिन वो लेफ्ट विंग में भी खेल सकते हैं। तो एंटनी के आने से मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैक काफ़ी शार्प हो जाएगा और एंटनी के आने से उनको एक क्रिएटिव अटैकर की जो वो खल रही थी कमी, वो उनकी पूरी हो जाएगी। आई थिंक एंटनी ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि एंटनी बहुत ही एक्सपेंसिव रहे हैं एज अ प्लेयर, लेकिन एंटनी जैसे प्लेयर की बहुत ज़रूरत थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को और एंटनी के आने से उनके अटैक में बहुत फर्क पड़ेगा। एक क्रिएटिव फोर्स देखने को मिलेगी स्पेशली ऑन द राइट हैंड साइड। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 3 एंटनी हो गए हैं। आगे देखते हैं वो कौन से एंटनी को खिलाते हैं और कौन से एंटनी अच्छा खेलते हैं। बाय द वे, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने करी है, इस रिकॉर्डिंग से पहले अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हुआ है और एंटनी ने अपने फर्स्ट मैच में ही अपना पहला गोल मार दिया है। तो इसीलिए एंटनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफर हो सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और उनके उनके रिसर्जेंस के लिए, स्पेशली इन द स्ट्राइक फोर्स में। तो एंटनी दूसरा ट्रांसफर था जो डेडलाइन डे पे हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और अब एंटनी से हम मूव करते हैं, हमको एक और ट्रांसफर बहुत ही अच्छा लगा जो
जो था मैनुएल अकांजी, जो मैनचेस्टर सिटी गए आपके बोरुसिया डॉर्टमुंड से। तो मैनुएल अकांजी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे बॉल प्लेइंग डिफेंडर हैं। ऐसे डिफेंडर जो पेप ग्वार्डियोला को चाहिए होते हैं, और पेप ग्वार्डियोला इस ट्रांसफर से बहुत ही खुश दिख रहे थे। पेप ग्वार्डियोला को बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स ही चाहिए होते हैं जिनमें जिनमें पेस हो, जो 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 चौड़े हो, लंबे हो, जो अपना पूरा एरिया मार्क करके रखें, और जिनकी बॉल प्लेइंग कैपेबिलिटी और पासिंग कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो। तो उसी हिसाब से ये जो डिफेंडर है मैनुएल अकांजी, अगर आपने इनको फॉलो किया है बोरुसिया डॉर्टमुंड में, जो ये बाजिल से आए थे, बाय द वे स्विस प्लेयर है, तो ये काफ़ी अच्छे बॉल प्लेइंग डिफेंडर हैं, काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग डिफेंडर हैं, बड़े अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं बॉल को लेके, पासिंग भी अच्छी करते हैं, ड्रिबलिंग भी बुरी नहीं है इनकी। तो ओवरऑल ये डिफेंडर जो हैं, ये मैनचेस्टर सिटी के जो गेम प्ले है उसे बहुत अच्छे से सूट करता है। तो हमारे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी साइनिंग होगी मैनचेस्टर सिटी के लिए और पेप गार्डियोला के लिए। पेप गार्डियोला जो है, उन्हें इस टाइप के डिफेंडर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमारे हिसाब से ये डेडलाइन डे की बहुत ही अमेजिंग और अच्छी साइनिंग थी, जो कि काफ़ी अंडर रैप्स रही और उसके बारे में लास्ट में ही लोगों को पता चला। तो ओवरऑल ये जो साइनिंग है, ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगी। स्पेशली ये रीएनफोर्समेंट का काम करेंगे पेप के लिए इन चैंपियंस लीग मैचेस और दूसरे टूर्नामेंट्स में। तो मैनुएल अकांजी तीसरी साइनिंग थी जो हमें डेडलाइन डे पे काफी अच्छी लगी। यहां से फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड जाते हैं और बात करते हैं चौथी साइनिंग की जो हुई, उसका नाम था दुब्रावका। जो दुब्रावका जो है वो गोलकीपर साइन हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़े अच्छे गोलकीपर्स की अभी जरूरत है, बिकॉज डहेया इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, और कभी कभी तो वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कभी कभी वो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर नहीं है। वो एक स्टॉपर अच्छे हैं, लेकिन वो बॉल प्लेइंग गोलकीपर नहीं है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा खेलना चाहती है आगे, जैसे एरिक टेन हाग खेलना चाहते हैं, वो एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर को अपने साथ रखना चाहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली डेया अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे गोलकीपर हैं, स्टॉपर अच्छे हैं, वो एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर और फॉरवर्ड थिंकिंग गोलकीपर नहीं है। तो ये दुब्रावका जो हैं, ये काफ़ी अच्छे गोलकीपर हैं, गुड ऑन हिज फीट, ही इज टॉल, ही इज बिग, और वो अपनी प्रेजेंस गोल पे अच्छी कमांड करते हैं। और ये अच्छी साइनिंग हो सकती है अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को जरूरत पड़ी तो। अभी फिलहाल के लिए एरिक टेन हाग डेया को नहीं हटाएंगे, उनको नहीं रिप्लेस करेंगे, लेकिन जहां उनको जरूरत पड़ी वहां वो दुब्रावका को ला सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। वो उनके गेम स्टाइल के हिसाब से काफी अच्छे गोलकीपर हैं, और एक अच्छी साइनिंग के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में डेया के काफी काम आएंगे। तो दुब्रावका थी चौथी साइनिंग जो हमें डेडलाइन डे में अच्छी लगी। अब दुब्रावका के बाद हम बात करते हैं डेनिस जकारिया की, जो कि यूवेंटस से ऑन लोन आए हैं चेल्सी में। ना डेनिस जकारिया एक्चुअली चेल्सी की फर्स्ट, थर्ड चॉइस, सेकंड, थर्ड कोई भी चॉइस नहीं थे। डेनिस जकारिया को डेडलाइन डे में लिया गया क्योंकि वो अलग अलग प्लेयर्स के लिए ट्राई करने लगे एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो, जहां पे वो सीडीएम देखने लगे अपनी इंजरीज को देख के और अपने मिडफील्ड का बैलेंस सुधारने के लिए। इन दी एंड उन्हें इतने कम टाइम में कोई भी मिडफील्डर इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि टीम्स उनको नहीं छोड़ना चाह रही थी अपने मिडफील्डर्स को। तो ऑल द वाइल ये जो जकारिया हैं, ये एक एडिशनल स्पेंट फोर्स हो गए थे यूवेंटस में बिकॉज ऑफ इस इंजरी से रिकवर कर गए थे, लेकिन एलेग्री ने इन्हें नहीं खिलाया यूवेंटस टीम में। और यूवेंटस में क्योंकि ये एक एडिशनल मिडफील्डर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने परेडेस भी लिया है जिनके बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने लोन पे दे दिया विद ऑप्शन ऑन बाय जकारिया को चेल्सी में। तो जकारिया एक ऐसे ऑप्शन है जो अभी भी यंग है, हंगरी है, बहुत पावरफुल, वेल बिल्ड डिफेंसिव मिडफील्डर है, जो कि अपने बॉल प्ले के लिए और अपनी पासिंग के लिए माने जाते हैं और अपने फॉरवर्ड रन्स के लिए भी माने जाते हैं। तो अगर ये मूव चेल्सी के लिए काम कर गया तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि चेल्सी वैसे भी कांटे और J5 को
जॉर्जिनियो को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी नेक्स्ट ईयर, तो उनके लिए मूव बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं, एक डिफेंसिव ऑप्शन दे सकते हैं जब कांटे इंजरी जब कांटे को इंजरी हो जाती है तो उनको एक अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं और उन्हें हेल्प कर सकते हैं फॉरवर्ड बढ़ने के लिए और एक और बैक फोर खिलाने के लिए, जो कि टुकल आप चाह रहे हैं कि वो चेल्सी के साथ करें। तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है और अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो ये उनके लिए अच्छा बाय ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी यंग है डेनिस ज़कारिया, और अगर उनको इंजरी नहीं हुई, उनका इंजरी रिकॉर्ड बहुत खराब है, सब जानते हैं, रिस्क है, लेकिन अगर उनको इंजरी नहीं हुई तो वो चेल्सी के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। तो डेनिस ज़कारिया एक और ट्रांसफर है जो हमें पसंद आया डेडलाइन डे पे। और उसके बाद हम अब बात करते हैं जिसमें अभी प्लेयर की बात की थी, जिनकी जगह कोई आया है, डेनिस ज़कारिया की जगह कोई वहां आया है, वो है परेडेस। जी हाँ, परेडेस आए हैं पीएसजी से यूवेंटस में। उन्होंने साइन किया है ना। पीएसजी के पास ऑलरेडी बहुत सारे मिडफील्डर्स हैं और पीएसजी में परेडेस को ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिल रहा था ना। परेडेस ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे मिडफील्डर हैं जो फैब्रिगास की तरह, जिनको बॉल पे थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप उनको मिडफील्ड में रखोगे और उनको बॉल पे टाइम दोगे तो वो फैब्रिगास और एरिक्सन की तरह गेम प्ले को रन कर सकते हैं अपनी स्पीड पे, और उनकी तरह फैब्रिगास और एरिक्सन की तरह बहुत ही बढ़िया पास दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से परेडेस बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं यूवेंटस के लिए, क्योंकि आप जानते हो एलेग्री जैसे खेलते हैं, उनके गेम में ऐसे प्लेयर की बहुत ज़रूरत है। अगर वो सेंट्रल में रहेंगे और ओवरलैपिंग पासेस देंगे, उनको बहुत अच्छी पासेस देनी आती हैं, स्पेशली ओवर द टॉप पासेस वो बहुत ही अच्छी देते हैं। तो एलेग्री के सिस्टम में ये जो जिस टाइप के प्लेयर हैं वो सूट करेंगे। पीएसजी एक बहुत ही अग्रेसिव टीम है, बहुत ही फास्ट टीम है, और वो ऑन ग्राउंड पासेस ज़्यादा देती है, थ्रेडिंग पासेस ज़्यादा देती है। तो पीएसजी में उनका ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं, और उनका जो गेम प्ले स्टाइल है, अगर आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, एरिक्सन और फैब्रिगास से मिलता जुलता है। तो ऐसे में वो उस टीम को, यूवेंटस को ज़्यादा सूट करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड ट्रांसफर बाय यूवेंटस। अगर उनको वो ठीक से यूज़ करेंगे यूवेंटस, तो वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हो सकते हैं यूवेंटस के लिए। तो देखते हैं वो कैसे यूज करते हैं, लेकिन दिस ट्रांसफर ऑल्सो इज वन ऑफ द ट्रांसफर्स दैट वी लाइक ऑन द डेडलाइन डे। तो ये थे दोस्तों थोड़े से ट्रांसफर जिनके बारे में आपको थोड़ा बताया, क्योंकि ये डेडलाइन डे में जो हुए थे उसमें काफ़ी सारे छोटे मोटे ट्रांसफर हुए थे, लेकिन हमें ये सारे ट्रांसफर्स बहुत ही अच्छे लगे। और इनके अलावा 3-4 ऐसे ट्रांसफर्स भी हुए थे जो हमें थोड़े अजीब लगे। ऐसे प्लेयर्स के ट्रांसफर हुए हैं जो लॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी सडनली वो दोबारा से प्रीमियर लीग में आए हैं। तो ऐसे भी कुछ ट्रांसफर्स की हम बात कर लेते हैं अभी, जो अभी रिसेंटली डेडलाइन डे पे आए, लेकिन हमने इनको अपने बेस्ट ट्रांसफर में नहीं रखा, हमने इनको एक वियर्ड ट्रांसफर लिस्ट में रखा है, स्पेशली 4 प्लेयर्स को। इनमें से 3 ईपीएल में आए हैं और 1 गए हैं बेनफिका फॉर सम रीजन। तो चलिए बात करते हैं, तो 1 गए हैं बेनफिका। तो चलिए बात करते हैं पहले अजीब ट्रांसफर्स की, वियर्ड ट्रांसफर की। और पहला वियर्ड ट्रांसफर है विलियन। जहाँ विलियन जो चेल्सी के एक टाइम पे बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सक्सेसफुल फॉरवर्ड विंगर्स में से थे, वो आर्सेनल गए थे वहाँ से छोड़ के, और आर्सेनल में ज़्यादा चल नहीं पाए। फिर उनका करियर एक तरीके से ख़त्म सा ही हो गया था। लोग कह रहे थे ये अब स्पेंट फोर्स हो गए हैं, अब ये नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन सडनली आउट ऑफ नोवेयर फुलम ने विलियन को एज अ विंगर हायर कर लिया है। अब देखते हैं कि विलियन क्या करते हैं, कैसे अपना करियर वहां रेजरेक्ट कर पाते हैं। फुलम एक बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है और वो पूरी की पूरी जी जान लगाती है हर मैच में, और विलियन को ऑफ कोर्स वहां खेलने का मौका मिलेगा और अपना टैलेंट दोबारा दिखाने का मौका मिलेगा। अभी भी उनमें स्पीड है, स्किल है ही, वो थोड़े ओल्ड हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो चाहें तो फुलम जैसी टीम को अभी भी वो चाहें तो फुलम जैसी टीम को हेल्प कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 1 और 2 ईयर्स। लेकिन ये ट्रांसफर थोड़ा सडन था, थोड़ा अजीब था, और एज ए चेल्सी फैन मैं भी मुझे मेरे लिए बहुत अजीब सा था विलियन को, लेकिन अच्छा लगा विलियन जैसे टैलेंट को दोबारा प्रीमियर लीग में देखने का, बिकॉज
उनमें अभी भी टैलेंट है। अगर वो अपने आप को फिट रखेंगे तो वो अभी भी फुलम को काफ़ी अच्छा एक बेस दे सकते हैं, स्पेशली इन द विंग्स। ही स्टिल हैज सम पेस लेफ्ट, ही स्टिल हैज सम स्किल्स लेफ्ट। तो क्या पता वो विलियन जो है वो फुलम के लिए अच्छे रहें, अगले 1-2 साल में उन्हें प्रीमियर लीग में रखें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। तो फुलम के लिए अच्छा हो सकता है, हमारे लिए थोड़ा वियर्ड था। तो सेकेंड वियर्ड ट्रांसफर इसके बाद हम बात करेंगे वो है इद्रिस गाना गुए। तो इद्रिस गाना गुए जो है ये एवर्टन छोड़ के गए थे, ये पीएसजी चले गए थे और पीएसजी में इन्होंने थोड़ा बहुत खेला और डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अभी सडनली ये एवर्टन में वापस आ गए हैं ना। एवर्टन जब ये छोड़ के गए थे तो ये एवर्टन के लिए उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे मिडफील्ड में। इनमें पेस थी, इनमें गेम को चलाने की पावर थी, इनमें स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, फॉरवर्ड थिंकिंग प्लेयर थे और अच्छे बॉल कैरियर थे। तो सडनली जब ये छोड़ के गए तो एवर्टनियंस को अच्छा नहीं लगा था और उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब ये क्लब में वापस आ गए हैं। और जैसा कि आप जानते हो एवर्टन अभी अच्छा नहीं कर रहा है, फ्रैंक लैम्पार्ड कोच हैं, वो उन्हें आगे बढ़ाने की और अच्छा फुटबॉल खेलने की कोशिश करवा रहे हैं और एवर्टन को बहुत सारे प्लेयर्स की अभी ज़रूरत है। तो उन्हीं में से एक ये जो इद्रिस गाना गए हैं ये वापस आ गए हैं और ये हो सकता है एवर्टन के लिए एक डिसेंट प्लेयर निकल जाए। हमें थोड़ा अजीब लगा कि ये एवर्टन में वापस आए, लेकिन कोई बात नहीं, एवर्टन को अभी मिडफील्डर्स की ज़रूरत है, ऐसे फॉरवर्ड थिंकिंग प्लेयर्स की ज़रूरत है जो उन्हें आगे पुश करें और उनके अटैक को अच्छा करें। तो होपफुली इद्रिस गाना गे वहाँ पे एवर्टन में दोबारा अच्छा खेल सकते हैं और एवर्टन को इस अजीब से फॉर्म से निकाल सकते हैं जहां पे उनको विन मिल ही नहीं रही है। तो एवर्टन के लिए ये अच्छा ट्रांसफर हो सकता है। तो देखते हैं कि ये इद्रिस गाना के कैसा ट्रांसफर निकलता है। हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मे बी एवर्टन के लिए ये अच्छा हो सकता है। अब इद्रिस गाना के बारे में, अब इद्रिस गाना के बाद हम बात करते हैं एक और अजीब ट्रांसफर की, जो कि है यूलियन ड्रैक्सलर टू बेनफिका। नॉट जूलियन ड्रैक्सलर, जो कि एक टाइम पे बहुत ही प्रॉमिसिंग विंगर थे, बहुत ही अच्छा खेलते थे और उन्होंने पीएसजी ज्वाइन किया था बहुत ही फैन फेयर के साथ और उनको ऐसा लगा था कि वो जूलियन ड्रैक्सलर पीएसजी के साथ बहुत अच्छा खेलेंगे और उनको पीएसजी को काफ़ी कुछ जिताएंगे और आगे बहुत बड़े सुपरस्टार निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएसजी ने बहुत सारे प्लेयर्स को साइन किया। एम्बापे के आने के बाद जूलियन ड्रैक्सलर को बैक फुट पे रख दिया, उनको जूलियन ड्रैक्सलर को फिर इंजरी भी हुई, उसकी वजह से जूलियन ड्रैक्सलर सडनली गायब ही हो गए मेन प्लेयर्स में से जिनका नाम लेना जाना था फ्यूचर के लिए। और जूलियन ड्रैक्सलर उसके बाद हमें ढंग से दिखे ही नहीं। तो जूलियन ड्रैक्सलर बहुत टाइम से खेल ही नहीं पा रहे थे, पीएसजी में उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था और वो पीएसजी के लिए एडिशनल प्लेयर बन गए थे। तो क्योंकि वो एडिशनल प्लेयर बन गए थे और वो अभी फिट भी हैं, उनको मे भी लगा होगा कि मैं अब जाके अपने करियर को दोबारा रिसरेक्ट करता हूँ। तो बेनफिका को एक विंगर की तलाश थी और उन्होंने जूलियन ड्रैक्सलर, तो बेनफिका को एक विंगर की तलाश थी और उन्होंने शायद जूलियन ड्रैक्सलर को लास्ट डेडलाइन डे पे साइन कर लिया। तो जूलियन ड्रैक्सलर एक अच्छे प्लेयर हैं, मे बी अभी भी अच्छे प्लेयर हैं। अब उन्हें बेनफिका में दिखाना पड़ेगा कि वो किस टाइप के प्लेयर हैं, उनको अपना करियर रेजरेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इनका नाम नहीं सुना था बहुत टाइम से और अभी सडनली ये बेनफिका चले गए हैं। तो देखते हैं, होपफुली अपना करियर वहाँ रेजरेक्ट कर पाएंगे। तो जूलियन ड्रैक्सलर एक वियर्ड ट्रांसफर है जो हमें वियर्ड लगा। मे बी वो बेनफिका के लिए अच्छा खेलेंगे और होपफुली वो बेनफिका को अटैक में काफ़ी पावर और प्रिसीजन, पेस और क्रिएटिविटी जोड़ देंगे जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो जूलियन ड्रैक्सलर एक और अजीब ट्रांसफर था जो हमें देखने को मिला डेडलाइन डे में। और चौथा अजीब ट्रांसफर जो हमें डेडलाइन डे में देखने को मिला वो था लेविन कुरुज़ावा का। लेविन कुरुज़ावा एक टाइम पे बहुत ही प्रॉमिसिंग, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स माने जाते थे इन द वर्ल्ड। सडनली पता नहीं उनकी इंजरी, उनके फॉर्म और उनको मौका ना मिलने की वजह से वो एकदम लाइमलाइट से गायब ही हो गए और पीएसजी के पैकिंग ऑर्डर में बहुत पीछे चले गए। तो अपेरेंटली पीएसजी एक ऐसी टीम है जिनके पास बहुत सारे एडिशनल प्लेयर्स थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था, जिनके पास अभी भी थोड़ा टैलेंट है फुटबॉल वर्ल्ड को दिखाने के लिए। तो ये एक और पीएसजी के प्लेयर हैं
जो सडनली छोड़ के चले गए और उन्होंने फॉर सम रीजन ईपीएल में एंट्री मार ली। जैसा आप जानते हैं कि नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत सारे प्लेयर्स को ढूंढ रहा था, तो उन्होंने सडनली लेविन कुरुजावा को भी साइन कर लिया। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ये वहां चले गए। आप जानते हैं कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 21 प्लेयर साइन किए हैं इस विंडो में, उनमें से एक लेविन कुरुजावा भी हैं और होपफुली ये नॉटिंघम को अच्छा मौका देंगे और मुझे लगता है वहां पे इनको मौका मिल सकता है और हो सकता है नॉटिंघम को आगे लेकर जाएं। तो ये थे कुछ प्लेयर्स, कुछ अजीब ट्रांसफर्स जो इस विंडो में हुए। हमें बहुत पसंद आए ये ट्रांसफर्स, हमें बड़ा अजीब लगा इन ट्रांसफर्स को देख के, लेकिन हो सकता है मे बी ये ट्रांसफर्स क्लब्स के लिए चल जाएं और इन क्लब्स को जिनको जरूरत है प्लेयर्स की, उनकी हेल्प करें और इनको आगे अच्छा खेलने में काफी मदद करें। तो देखते हैं ये ट्रांसफर्स कैसे जाते हैं और होपफुली ये सब अच्छा करेंगे एंड इट विल ऑल गो वेल। तो ये थे कुछ अजीब ट्रांसफर्स। अब हम इसके बाद कुछ बात करते हैं हमारे बेस्ट ट्रांसफर के, जो ओवरऑल ट्रांसफर टारगेट्स में जो प्लेयर्स आए थे, हम उसमें से 5 प्लेयर ऐसे निकाले हैं जो हमें लगता है अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं और हम इनको रैंक कर देते हैं और इनको आपको बताते हैं कि हमें इन प्लेयर्स के बारे में जान के कैसा लगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये जो ट्रांसफर्स हैं ये अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं और अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हमने जो टॉप 5 ट्रांसफर टारगेट्स है हमारे हिसाब से हमने उन्हें रैंक किया है और हम बताते हैं आपको कि हमारे फेवरेट ट्रांसफर टारगेट्स कौन से रहे हैं इस रीसेंट कंक्लूडेड ट्रांसफर विंडो में से। तो सबसे पहले रैंक नंबर 5 पे हमारे लिए हैं वेस्ली फोफाना। वेस्ली फोफाना एक ऐसे प्लेयर हैं जो यंग हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वो काफी अच्छे टैलेंटेड डिफेंडर हैं फ्रांस के और उनमें बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और वर्ल्ड के टॉप डिफेंडर्स बनने का। और चेल्सी को उनकी बहुत ज़रूरत थी, वैसे डिफेंडर की बहुत ज़रूरत थी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, और उन्होंने वेस्ली फोफाना को खरीद लिया है। तो वेस्ली फोफाना चेल्सी के लिए बहुत अच्छे डिफेंडर बन सकते हैं। उनके पास उनको सिखाने के लिए 3 बहुत ही दिग्गज और बहुत ही अच्छे डिफेंडर्स बैठे हैं, जैसे एस्पिलिक्वेटा हैं, कुलीबाली हैं और ये थियागो सिल्वा हैं। कुलीबाली और थियागो सिल्वा हैं, तो इनसे वो काफी कुछ सीख सकते हैं और फ्यूचर में बहुत ही अच्छे डिफेंडर बन के उभर सकते हैं। और इस सीजन में वो चेल्सी को बैक में काफी पेस और प्रेसिंग, फॉरवर्ड, पासिंग और काफी अग्रेसिव ट्रेड्स होते हैं जो वो अपने दे सकते हैं। हमारे हिसाब से चेल्सी के लिए ये बहुत जरूरी था और उनको ये बहुत ही अच्छा डिफेंडर मिला है और ये चेल्सी की टीम को काफी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली एट द बैक, जहां वो अब 4 भी खिला सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पेस एंड ग्राउंड कवरेज। तो वेस्ली फोफाना हमारे लिए 5th नंबर पे बेस्ट ट्रांसफर्स हैं, इसकी रेटिंग ये है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे हिसाब से जो 4th नंबर ट्रांसफर है इस विंडो के, वो है एंटनी, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए हैं। तो एंटनी एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो हमेशा से क्रिएटिव रहे हैं, फास्ट रहे हैं और अपनी टीम के लिए और दूसरी टीम्स के लिए एक थ्रेट बन के रहे हैं। तो एरिक टेन हाग जैसे खेलना चाहते हैं, अग्रेसिव बॉल प्लेइंग स्टाइल, उसके लिए एंटनी परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स वो आयैक्स से आए हैं एंड एरिक टेन हाग आयैक्स से उन्हें जानते हैं, तो उनके साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी बैठ सकती है। ओवरऑल एंटनी एक बहुत ही अच्छा टारगेट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बन के आ सकते हैं। उनके जो फ्रंट लाइन है उनमें क्रिएटिविटी डाल सकते हैं और दूसरी टीम्स के लिए एक प्रॉब्लम बन सकते हैं अगर उन्होंने अपनी फुल क्रिएटिविटी और ड्रिबलिंग स्किल्स दिखा दी। आजकल एक अच्छा जो ड्रिबलर होता है, जो अपनी स्किल्स को ढंग से यूज करता है, वो डिफेंडर्स के बहुत ही फेयर डाल सकता है और डिफेंडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रिएटिवनेस और जो इनमें ड्रिबलिंग टेक्निक है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छी रहेगी, उनके अटैक के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा प्लेयर आ गया है जो बिल्कुल ही दूसरी लीग से आया है, जो कि एक विनर है
जिसमें एक जोश है और जो अच्छा करना चाहता है बड़े स्टेज में। तो एंटनी में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो एरिक टेन हाग यूज कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के अटैक को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे हिसाब से एंटनी बहुत ही अच्छे प्लेयर बन के निकल सकते हैं एरिक टेन हाग के लिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिसर्जेंस के लिए। तो चौथे नंबर पे थे हमारे एंटनी, इनकी रेटिंग है ये। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के जो हमारे आपसे प्लेयर हैं ट्रांसफर मार्केट में, वो हमारे हिसाब से हैं स्टर्लिंग, रहीम स्टर्लिंग। एक टॉप क्लास विंगर हैं जो कि पेप गार्डियोला के साथ, मैनचेस्टर सिटी के साथ सारे टूर्नामेंट सब कुछ जीत चुके हैं एक्सेप्ट फॉर चैंपियंस लीग। तो वो अब फाइनली चेल्सी अपना मूव करके अभी चेल्सी आए हैं और चेल्सी में एक फोकल पॉइंट बन के रहेंगे उनके अटैक के लिए। चेल्सी बहुत सारे नए विंगर्स के ढूंढ रहा है बिकॉज उसके अटैक में अभी थोड़ी कमी है, उसके अटैक में थोड़ी क्रिएटिविटी मिसिंग है। और रहीम स्टर्लिंग जो है वो अभी अपने पीक फॉर्म में है, 27 के हैं, परफेक्ट एज में है, जो कि वो अपने एक्सपीरियंस से चेल्सी की हेल्प कर सकते हैं। रहीम स्टर्लिंग एक अच्छे पासर भी हैं, एक गोल स्कोरर भी हैं और एक अच्छे क्रिएटर भी हैं गोल्स के। तो अगर उन्हें अच्छे पार्टनर्स आगे मिल गए तो वो उनके साथ जेल करके चेल्सी को काफी गोल्स दे सकते हैं। तो चेल्सी के लिए ये काफी अच्छी साइनिंग हो सकती है रहीम स्टर्लिंग की फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो लोग कहते हैं कि वो अच्छे फिनिशर नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अच्छे प्लेयर्स मिल जाएं जिनके साथ वो अच्छा अपना तालमेल बना ले, तो मेरे हिसाब से रहीम स्टर्लिंग बहुत ही अच्छा फील्ड पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं और जिस भी टीम के साथ खेलेंगे उस टीम को प्रॉब्लम क्रिएट, उस टीम के अगेंस्ट वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो रहीम स्टर्लिंग हमारे हिसाब से थर्ड नंबर के बहुत ही क्रूशल ट्रांसफर्स में आते हैं। और फिर तो रहीम स्टर्लिंग के बाद हम बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है गैब्रियल हेसूस। जी हाँ, एक और मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर जो कि मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड में लेफ्ट आउट हो गए थे, जो अब मैनचेस्टर सिटी में नहीं खेलना चाहते थे, फोकल पॉइंट बनना चाहते थे, वो अब आर्सेनल जा चुके हैं और आर्सेनल को वो लॉन्ग लास्टिंग स्ट्राइकर की फैसिलिटी दे चुके हैं जो उनके पास इतने सीजन से नहीं थी। तो रहीम स्टर्लिंग तो गैब्रियल जेसूस एक ऐसे प्लेयर है जो काफी हार्ड वर्कर हैं, जो प्रेस अच्छा करते हैं, जो बॉक्स में रहते हैं, हर टाइप के गोल स्कोर करते हैं, उनमें बहुत स्किल है, उनमें अच्छा पेस भी है और उन्हें प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे स्ट्राइकर की आर्सेनल को बहुत जरूरत थी और वो उन्हें मिल गया है और मेरे हिसाब से जेसूस आर्सेनल को एक नई डायमेंशन दे सकते हैं और आर्सेनल के परफॉर्मेंस को इस सीजन काफी इनहैंस कर सकते हैं। तो गैब्रियल जेसूस आर्सेनल में गए हैं, बहुत ही प्रॉमिस के साथ गए हैं, आर्सेनल के फेवरेट भी बन चुके हैं और आर्सेनल के लिए गोल और आर्सेनल क्लब के लिए, आर्सेनल की टीम के लिए गोल्स भी स्कोर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आर्सेनल को इस बार कुछ करना है प्रीमियर लीग में और यूरोपा लीग जीतनी है तो उसमें गैब्रियल जेसूस का बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा। तो गैब्रियल जेसूस बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफर इस ट्रांसफर विंडो के और आर्सेनल टीम के लिए। तो गैब्रियल जेसूस हमारे लिए थे सेकंड नंबर पे। तो अब गाइस बारी आ गई है हमारे फाइनल ट्रांसफर टारगेट, हमारे नंबर 1 ट्रांसफर टारगेट जो इस ट्रांसफर विंडो में हुआ है। तो गाइस क्या आप गेस कर सकते हो हमारा ट्रांसफर टारगेट क्या है? अगर आप गेस नहीं कर सकते तो हम आपको थोड़ा बता ही देते हैं कि हमारा जो नंबर 1 ट्रांसफर टारगेट है इस विंडो का वो है ऑफ कोर्स अर्लिंग हालैंड। जी हाँ, अर्लिंग हालैंड जो कि वन ऑफ द टॉप टैलेंट्स हैं इन द वर्ल्ड अलोंग विद एम्बापे एंड क्रिस्टोफर निकुंकू एंड राफाएल लियाओ। वो एक ऐसे अटैकर हैं जो मैनचेस्टर सिटी में आकर एकदम तहलका मचा सकते हैं। वो एक बिग पावरफुल पेसी स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड हैं जिनको सिर्फ बॉल चाहिए टी एरिया में ताकि वो अपना गेम दिखा सके, अपनी स्किल्स दिखाकर गोल कर सकें। और मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम में जहां पे इतने सारे क्रिएटर्स हैं जैसे केविन डी ब्रुयने से लेके गुंडोगन से लेके बर्नार्डो सिल्वा से लेके फिल फोडेन, वो हालैंड को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहां हालैंड अगर उनका इंजरी रिकॉर्ड अच्छा रहा
वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, उनकी प्रीमियर लीग की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। उन्होंने अपने पहले कुछ मैचों में ही हैट्रिक मार दी है और उन्होंने चैंपियंस लीग में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए गोल कर दिए, उन्होंने चैंपियंस लीग में भी मैनचेस्टर सिटी के लिए गोल कर दिए हैं। तो अर्लिंग हालैंड फाइनली एक ऐसा पीस ऑफ द पजल हो सकता है, अगर वो फिट रहें, जो कि मैनचेस्टर सिटी को, पेप गार्डियोला को इतने टाइम बाद एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी दिला सकता है। लीग में भी वो अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे तो मैनचेस्टर सिटी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लीग का उनका डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा। और चैंपियंस लीग में और रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स में अर्लिंग हालैंड की वजह से मैनचेस्टर सिटी का डोमिनेंस बरकरार रहेगा। मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत ही बड़े प्लेयर बन सकते हैं और अगर उन्होंने आपको फिट रखा अपने आप को और वो अच्छा खेल गए तो 2-3 सीजन्स में ही, अगले 2-3 सीजन में अगर वो खेल गए तो 2-3 सीजन में वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स, गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स प्रीमियर लीग में ब्रेक कर सकते हैं। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड इस ट्रांसफर विंडो की सबसे अर्लीस्ट टारगेट जो थे वो बेस्ट टारगेट बन के निकले हैं और होपफुली वो आगे मैनचेस्टर सिटी को ले जाएंगे अपने टेरिफिक और डेंजरस फॉर्म और गेम प्ले से। तो ये था गाइस हमारा पहला एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा स्टिफ था इस एपिसोड में, तो बिकॉज मैं बहुत नर्वस था टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज एंड अ न्यू एपिसोड, और होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर हम आपके लिए अब जो लेके आएंगे एपिसोड्स में, हम आपके लिए न्यूज़ और मैच रिजल्ट्स के प्रीव्यू लेके आएंगे और आपकी फेवरेट टीम्स के बारे में हमको जितना पता है हम उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली गाइस आपको हमारा फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा और होपफुली आप हम आपको फॉलो करोगे और हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो करोगे, हमारे चैनल को फॉलो करोगे जहाँ पे हम गेमिंग और फुटबॉल के अलावा जहाँ पे हम गेमिंग और टेक वीडियोस भी बनाते हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो करो और हमसे कुछ भी पूछना है तो वो हमें कमेंट्स करके पूछ लो, हमारे सोशल मीडिया में कमेंट्स करके पूछ लो। और ऐसे ही हम आपके लिए फुटी क्यूरियस के वीडियो बनाते रहेंगे और यहाँ पे कुछ और फुटबॉल का सामान ऐड करते रहेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारा पहला एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं मिस्टर बीइंग क्यूरियस सौरभ आपसे इजाज़त लेता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।